आपने कहा कि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ये इत्तेहादी हैं। आपने तहरीक इंसाफ का दौर भी देखा, उसमें भी आपने आवाज़ उठाई। तो असल में जब ये अवाम में आते हैं तो कहते हैं जी हम सराइकी सूबा या जनूबी पंजाब को बनाएंगे, लेकिन जब ये इक़्तिदार में जाते हैं तो रुकावट किधर आती है? कि पीटीआई के दौर में भी 100 दिन का हमारे साथ वादा हुआ था, जब ये खुसरो बख्तियार सुबह महाज आए थे और ये अजरक हमारी पहन के हमारी हिमायत लेके इन्होंने 39 सीटें जीती। एक को शायद किसी माँ की बददुआ थी, वो ना जीत सका, बाकी 39 लोग जीते इसी स्लोगन को लेके। आदाद व शुमार का गोरख धंधा किया और वसेब की आवाम को 7 करोड़ आवाम को फिर एक दफ़ा लॉलीपॉप दे दिए, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिए। जो सबसे बड़ा मसला इशू था बिजली और पेट्रोल का, पेट्रोल अगले दिन आपके सामने डीजल 8 रुपये समथिंग महंगा हुआ है, पेट्रोल 5 रुपये कुछ महंगा हुआ है। तो ये क्या रिलीफ देंगे? शाह महमूद ने आपको आखिरी ख्वाहिश बता दी है, बात बता दी है कि उन्होंने कहा जी ये मेरी है कि मैं वसेब वालों के ये 7 करोड़ लोगों का ये मुकदमा लड़ूँ। सूबा सराइकिस्तान का क़याम, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, हमारे वसाइल पे हमारा अख्तियार। अस्सलाम वालेकुम जी, एसजी पॉडकास्ट सीरीज़ में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रहमान शेख। और आज की पॉडकास्ट बड़ी अहम है जनूबी पंजाब के हवाले से भी, और इस वक्त पंजाब का भी बजट पेश कर दिया गया है जिसकी मालियत के हवाले से बात की जाए तो 53 खरब 35 अरब रुपये से ज़ायद का जो बजट है वो पेश किया गया है, जिसके ऊपर पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा बड़ी खुश दिखाई देती हैं और कहती हैं कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, हमने हर शोबे में रिलीफ भी दिया है। तो इसमें देखना ये होगा कि अब क्या इस बजट की मज़ीद जो तफसीलात हैं, वो शक्ल है, वो सामने आने लगी है। और इसी हवाले से हमने जो बात करने के लिए आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, भरपूर शख्सियत है, चेयरमैन सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी राना फराज नून साहब। राना साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया। आज की मौजू के हवाले से बजट हमारा मौजू है और इस पर आप जैसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हो जो हमेशा से जनूबी पंजाब को सराइकिस्तान का एक नारा भी लेकर चलते हैं, उसको हवाले से बात करने के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। क्या समझते हैं जो बजट पेश किया गया है, वफाकी हो या सूबाई, दोनों खुश दिखाई देते हैं, चाचा भी खुश दिखाई देते हैं, भतीजी भी खुश दिखाई देती है। आपकी क्या राय है? जनूबी पंजाब को क्या एक दफ़ा फिर से नज़रअंदाज नहीं किए गए इस बजट में? जी, फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपके चैनल का, आपने मौका फ़राहम किया इस अहम इशू पे। वसेब की मसाइल और तो पहले से ही आप माशाल्लाह उजागर करते रहते हैं, तो इस अहम बजट के इशू पे भी ज़रूरी था कि हमारा मौक़िफ़ आए, क्योंकि मैंने पहले भी इस पे स्टेटमेंट अपना दिया है मीडिया में कि ये इन्होंने आदाद व शुमार का गोरख धंधा किया और वसेब की आवाम को 7 करोड़ आवाम को फिर एक दफ़ा लॉलीपॉप दे दिए, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिए। आप बताएं कि कोई किसान मज़दूर के लिए कोई रिलीफ हो? इवन के जो घरेलू सार्फिन पे बिजली बम गिराए गए थे और उसकी मद में इन्होंने कहा कि जी हम सोलर पे टैक्स हटा रहे हैं। सोलर जो कि कुदरती एक कह लें कि सूरज की शमसी तवाराई से चलता है, बिजली फराहम करता है, 18% टैक्स लगा दिए, उस पर भी टैक्स लगा दिए। अब ये देखें कि इनकी आवाम जो ये कह रहे हैं कि जी हमने अवामी तवक्कुआत को सामने रखा है। जो सबसे बड़ा मसला इशू था बिजली और पेट्रोल का, पेट्रोल अगले दिन आपके सामने डीजल 8 रुपये समथिंग महंगा हुआ है, पेट्रोल 5 रुपये कुछ महंगा हुआ है। तो ये क्या रिलीफ देंगे? ये मतलब जिनकी आप देखेंगे इन्होंने अपनी तनख्वाहों में, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में 500% इजाफा किया। सेनेट के चेयरमैन की तनख्वाह कहाँ से कहाँ लाखों में चली गई। बाकी सब पार्लियामेंटेरियन जो कि अरबोपति हैं, मोस्टली अरबोपति हैं, जो एक दो बेचारे अगर कुछ थे थोड़े से मीडियम, तो उनको रिलीफ दे दिया जाता। आपने राना साहब चेयरमैन सेनेट की बात की है और आपके सराइकी वसेब के वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं, कहते हैं मैंने हमेशा सराइकी वसेब का मुकदमा भी लड़ा है। यूसुफ रज़ा गिलानी, जब उनसे सवाल किया गया कि आपकी तनख्वाह बढ़ गई है, कहते हैं मुझे तो मालूम ही नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे है। वो मुकदमा तो कहते हैं कि मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन वो दीवानी मुकदमा समझ के लड़ रहे हैं, जिसका तारीख पे तारीख में कोई उसका हल नहीं नज़र आता। ठीक है, अगर उनके बेटे असम्बली में बात कर देते हैं, फिर वो हमें भी वीडियो भेज देते हैं, तो चलो बात करना तो अच्छी बात है, लेकिन आइनी बिल लेके आए ना आप सराइकी प्रोविंस का, जिसका वादा किया था। आप इस वक्त उनके बड़े अलाई हैं, नून लीग की हुकूमत बनाने में आपका अहम किरदार है। आप उनको इस वक्त प्रेशराइज भी कर सकते हैं, अगर आप मुखलिस हैं तो अपने मामलात पे जैसे आप उनसे डायलॉग भी करते हैं, उनको फोर्स भी करते हैं, उनसे बनवाते भी हैं। तो ये 7 करोड़ आवाम का जो आपने दरीना मुतालबा हमेशा इसका वादा किया और कहा कि मैं इसका सफ़ीर बन के मुकदमा लड़ूंगा, तो आपको इस पर आप बताएं आपने इस पर हुकूमत को क्या प्रेशर दिया है? आप वो कहते हैं जी बस वो अभी मसाइल हैं, ये हैं वो हैं।
तो अच्छा राना फराज नून साहब, मैंने ना आपको बड़ा मुतारिक देखा है इस हवाले से। आप इस्लामाबाद में भी हर महीने में नज़र आते हैं हमें, और इसी मकसद को लेकर कभी आप चेयरमैन सेनेट से मुलाकात करें, कभी आप स्पीकर असम्बली से मुलाकात करें, कभी आप मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं, और आपने सबको ऑन बोर्ड इस मामले पर लिया है। आपसे बेहतर ये मामला मेरे ख्याल से जो सराइकी सूबा हो या जनूबी पंजाब हो, कोई भी हो, हम तो सराइकी सूबा कहते हैं, आप सराइकी कहते हैं, लेकिन अपनी शनाख्त के हवाले से, लेकिन मुतालबा तो एक ही है कि अलहदा सूबा, मुतालबा एक ही अलहदा सूबा। तो असल रुकावट कहाँ पर है? आपने कहा कि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ये इत्तेहादी हैं, आपने तहरीक इंसाफ का दौर भी देखा, उसमें भी आपने आवाज़ उठाई। तो असल में जब ये अवाम में आते हैं तो कहते हैं जी हम सराइकी सूबा या जनूबी पंजाब को बनाएंगे, लेकिन जब ये इक़्तिदार में जाते हैं तो रुकावट किधर आती है? जी बिल्कुल, इसी तरह मैंने बताया, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि पीटीआई के दौर में भी 100 दिन का हमारे साथ वादा हुआ था, जब ये खुसरो बख्तियार सुबह आए थे, और ये अजरक हमारी पहन के हमारी हिमायत लेके इन्होंने 39 सीटें जीती थी। सूबा महाज की 40 में से 39 सीटें इन्होंने विन की। एक को शायद किसी माँ की बददुआ थी, वो ना जीत सका, बाकी 39 लोग जीते इसी स्लोगन को लेके। ठीक है, पीटीआई का अपना भी होगा, लेकिन आखिर ये स्लोगन अडॉप्ट किया गया तो इसमें भी कोई वर्थ और वजन नज़र आया होगा ना। तो बात यह कि उसके बाद भी उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो उन्होंने कहा कि जी मेरे ब्याह पे आप एतमाद करें और मैं आपका मुकदमा लड़ूंगा, आपका सफ़ीर बनूंगा। तो उस ब्याह पे हमने सारे सूबा महाज की, जो बाद में पीटीआई का हिस्सा बन गया, हिमायत की। तो बाद में वो सेक्रेटरीट तो बन सका एक एडिशनल, जिसको अभी हम कहते हैं कि एक लॉलीपॉप है, वो भी इख्तियारात नहीं है, ख़त्म कर दिया गया। तो वो बिल्डिंग की हद तक तो मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जिसका नक्शा बाहर से बनवाया, 11 अरब की बिल्डिंग बन रही है 250 कनाल में, तो वो बिल्डिंग तो मौजूद है, लेकिन उसमें अख्तियारात और वसाइल भी हो ना। तो अभी मेरी रिसेंटली इस्लामाबाद से वापसी पर जब ये मेरा अभी विज़िट हुआ है, वहाँ पे नेशनलिस्ट कौम परस्तों से भी हमारी मुलाकात हुई, 4-5 जमातों के सरबराहान से भी हुई, पख्तून रहनुमाओं से भी हुई, बुगटी रहनुमाओं से, अकबर बुगटी के बेटे शाह जैन बुगटी साहब से भी हुई, तो राजा ज़फ़र हक साहब से भी हुई। उनको भी हमने यही कहा कि अगर आप ये मुखालफत तर्क कर दें सूबे की, तो आपको फिर फॉर्म 47 का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो सब इस बात पे कायल हैं कि ये सूबा बनना चाहिए, हम इसकी हिमायत करते हैं। ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नागज़ीर है, वसाइल की मुनसफ़ाना तकसीम के लिए सूबे का क़याम, सराइकी सूबे का क़याम सब ने हिमायत की है। लेकिन शुमिय किस्मत फिर वो हमारा मसला हट जाता है। वापसी पे फिर हम लाहौर में शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि हुकूमती जेल की तहवील में अभी ज़ेर इलाज हैं, उनसे भी मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी यही कहा, आपने इयादत भी की और अपना सवाल भी रखा और आप याद दहानी भी कराई। जी याद दहानी भी कराई, आपको सारी चीज़ों की माशाल्लाह ख़बर पहुंची हुई है। तो वो उन्होंने भी यही कहा कि बस नून साहब अगर ज़िंदगी बाद साथ रहता तो मैं सराइकी तहरीक, आखिरी ख्वाहिश मेरी है कि सराइकी तहरीक में झंडा। शाह महमूद ने जो जेल में है और ज़ेर इलाज हैं, और उनका जो कमरा है उसे भी जेल करार दिया, वो उन्होंने जेल में बैठ के रिपीट किया ये बात, जेल में बैठ के किया। ये किसी वक्त भी मीडिया के तवस्सुत उनसे पहुँचेगी तो उन्होंने ये कहा कि मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है, मैंने सब ओहदे देखे। शाह महमूद ने आपको आखिरी ख्वाहिश बता दी है? बता दिया कि उन्होंने कहा जी ये मेरी है कि मैं वसेब वालों के ये 7 करोड़ लोगों का ये मुकदमा लड़ूँ। पहले भी मैंने कोशिश की, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने रुकावटें डाली। मतलब अब उन्हें ख्याल आ रहा है, जब उन्हें बैठकर सोचने का मौका मिल रहा है कि ये उनके हाथ से भी ये एक बड़ी ज्यादती हुई जिसको वो भी लीड नहीं कर सके उस तरह से जिस तरह से करना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने बड़ा इस पे बड़ी शुद्ध मुद्द के साथ कहा कि हम इस पे एक्शन लेंगे। तो बात यही हो रही है कि अभी हम गिलानी साहब को आपके इस मीडिया तवस्सुत के कहेंगे, पैगाम देंगे कि अब आपके पास जो कुछ अर्सा रह गया मज़ीद पावर है तो आप इसको इख्तियार करें और 7 करोड़ लोगों का मैनिडेट भी लें, दुआएं भी लें और दुनिया आखिरत को संवारें और अपना वादा पूरा करें। जो अपने जब आप हमारे सेक्रेटरीट सराकिस्तान हाउस आए थे इलेक्शन के दौरान, तो हमने आपकी और आपके 4 बेटों की हिमायत की और वो बन भी गए, सबको फतह दी, कोई एक किसी को भी शिकस्त नहीं, तो सबको अल्लाह ने फतह दी है। तो एक बड़ा मैनिडेट, खित्ते का एक बड़ा मैनिडेट आपके पास फिर आया है। अच्छा राना साहब, ये सूबे वाली बात तो चलती रहेगी क्योंकि ये एक बड़ा अहम मौजू है और मुतालबा भी है इधर के लोगों का और बड़े मसाइल भी हैं और ये उम्मीद की जाती है कि बनेगा भी सही। जब तक नहीं बनेगा यहाँ के मसाइल हल नहीं हो सकते। तो बजट के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा था, 53 खरब का मरीम नवाज़ ने बजट पेश कर दिया। मरीम नवाज़ कहती हैं जी मैंने ऐसा बजट बनाया है कि आप खुश हो जाएंगे
और बताएं कोई जनूबी पंजाब के लिए कोई बड़ी स्कीम देखी है आपने? आप देखें जी, खुश आइंद बात थी, ये कहती है कि 53 खरब में से जी 50%, 40%, 30%, या 33% हमारा राइट बनता है साउथ पंजाब का। 33 तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने मंजूर कराया था ना, रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम करके उन्होंने करवाया था कि कम से कम ये इनका बनता है। अच्छा, हम तो कहते हैं कि हमारी आबादी, अच्छा वो भी आपको याद है 33% कहा था और उसमें से 10% भी नहीं लग सका था, बकाया सारा वो वापस चले गए। ये तो तब तक हमारा इस्तेसाल रहेगा जब तक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होती और अलग सूबा नहीं बनता। जब अलग सूबा बनता है तो एनएफसी के तहत आपको मुकम्मल हिस्सा मिलता है। तो अब हमारी आबादी और वसाइल रकबा तो वो शो करते हैं, लेकिन सारा हमारा माल खुद हड़प कर जाते हैं। अभी आप ये बताएं कि उन्होंने हमारे सरायकी वसेब को, जिसको आप साउथ पंजाब कह रहे हैं, उसको क्या दिया? उसके लिए किसान, इन्होंने कहा हमारा एग्रीकल्चर बेल्ट है, इन्होंने कहा हम किसान को रिलीफ देंगे। गंदम के साथ जो हालात हुए, इन्होंने कहा हम सब्सिडाइज करेंगे। देखें किसान की गंदम अब भी उसके बेचारे के सहन में पड़ी है, सड़कों पर रुलती रही है, सड़कों पर रुल रही है या खेतों में। बेचारा 1900-2000 रुपये बेचे तो उसके मसाइल क्या पूरे अपने जो उसकी लागत की हालत पता है मंडी में क्या है? सब्जियां इतनी डिग्रेड, 1 रुपए किलो जो है वो भिंडी बिक रही है, टमाटर 5 रुपए किलो बिक रहा है जी। उससे बेहतर है वो बेचारे वो कहते हैं कि हम ट्रकों का किराया भर के यहाँ ले आए, वहीं पे हम किसी जानवरों को खिला दें, तो ये बेहतर है। तो मसाइल यहाँ तक आ गए, इनको मतलब हुक्मरानों को इतना शऊर और इदराक नहीं है कि किसान जो बेचारा मुल्क की ज़राअत को 70% खुद कफील कर रहा है, ये सरायकी वसेब, उसको हम क्या रिलीफ दे रहे हैं? अच्छा, आप कहते हैं जी हमने मज़दूर के लिए रोटी सस्ती की, तो अब जो पहले पिछले दौर में पीटीआई के दौर में सब्सिडी दी गई थी रोटी के ऊपर, तनूरों के ऊपर, तो आप वो दें ना। किसान का बेड़ा क्यों गर्क कर रहे हैं? किसान बेचारा कहाँ से अपने वो, अब उसके पास इतनी सकत ही नहीं रही। हमारे अपने, मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, हमारे अपने जो वहाँ पे ठेके मुजाहिरीन लेते हैं वो भी कहते हैं कि हमारे हाथ खड़े हैं जी। हम एक और बड़ा मसला है, मैं बात करना चाहूँगा। आप खुद एक मैंगो ग्रोअर है जी, और जनूबी पंजाब का मुल्तान का आम बड़ा मशहूर है, तो वैसे आम की क्या सूरत हाल क्या है इस टाइम? जो आंधियाँ आई हैं उसके बाद अब क्या है सूरत हाल? वैसे हमारी बेसिक तो कॉटन है, हमारा एग्रीकल्चर लोधरा जो है, क्या कॉटन और मकई और ये बाकी चीज़ें होती हैं हमारी। लेकिन ये जो हमारे काफ़ी दोस्त हैं, हमारा घर भी यहाँ पे बोसन रोड पे है, तो इर्द गिर्द काफ़ी बागात, क्योंकि हर शख्स जुड़ा हुआ है। जी जी जी, जो वो उसमें हमारी दोस्त हैं, बुच्चा फैमिली, बोसन फैमिली सारे, तो वो बता रहे हैं कि जो आंधियाँ शदीद आंधियाँ आई हैं, इससे बड़ा नुकसान हुआ है इस दफ़ा। आम का जो है बहुत, जो इसकी पिछले साल के बरक्स इस दफ़ा फसल की बहुत कम होगी, क्योंकि बहुत शदीद आंधियाँ आई और शुरू में जो बूर था झड़ गए। तो बहरहाल वो भी, उसके लिए भी अगर मैं समझता हूँ हुकूमत रेट अच्छा कर दे तो किसान, आम के किसान को भी रिलीफ मिलेगा, बागात वाले को भी रिलीफ मिलेगा। लेकिन आप ये देखें कि अभी सोलर जो था वो ट्यूबवेल के लिए किसान भी इस्तेमाल कर रहा था, उस पर फिर टैक्स लगा दिया। अब घरेलू सार्फिन के साथ किसान भी मुतासिर हो गए। जो बिजली इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है और महंगी, और डीज़ल पेट्रोल इतना महंगा है कि उस पर तो वो चला नहीं सकते। यानी कि अपनी ये ज़राअत जो इनकी बैकबोन थी उसकी कमर खुद तोड़ रही हैं, उसको क्रश कर रहे हैं। इन्होंने ताजिर तबके को भी क्रश किया। पहले ये होता था कि किसान रोता था, अब ताजिर तबका भी रो रहा है। हमारे दोस्त हैं काफ़ी सारे, ये ख्वाजा साहबान दूसरे, तो वो भी कह रहे हैं कि इस दफ़ा तो हमारी इंडस्ट्रियाँ कुछ बंद हो गई हैं, कुछ बंद होने वाली हैं। हुकूमत तो कहती हुई दिखाई दे रही है, हमने मजदूर की जो तनख्वाह है वो बजट में कम से कम 37,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 10% इजाफा किया है, पेंशन में भी 5% इजाफा किया है। अपना जी बिल्कुल, आप इसी साइड पर आगे मैं खुद बात करने वाला था। 25% मौजूदा महंगाई और तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए 25% का वादा किया था। एप्का की क़यादत, जो हमारे दोस्त भी हैं, हमारी जमात के साथ भी मुंसलिक हैं, राना इकबाल नून साहब जो एप्का के चेयरमैन हैं, फाउंडर्स में से हैं, सुजाबाद से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने पिछले दिनों धरना दिया, कोई 40-45 हज़ार मुलाजमीन ने इस्लामाबाद में मौजूद रहे और वहाँ पे लाठी चार्ज, शेलिंग बर्दाश्त की। उनके साथ एग्रीमेंट जो किया कि बजट में हम आपको 25% तनख्वाहों में रिलीफ देंगे ताकि आपके मसाइल, महंगाई और तमाम चीज़ें जो है ना, ये इशू सॉल्व हो जाए। 25% का एग्रीमेंट किया, वादा किया हुक्मरानों ने, और 10% दिया। उसके साथ जो उन्होंने एडहॉक रिलीफ का वादा किया था, एडहॉक रिलीफ को पे स्केल में शामिल करना था। तो वो मतलब उनकी एक टर्म था, उनका एक बोनस था एडहॉक रिलीफ, उसको पे स्केल में शामिल करने का भी एग्रीमेंट किया गया, वादा किया गया था, जिसको शामिल नहीं किया गया। उसके साथ साथ
जो उनकी लीव इनकैशमेंट का काफ़ी पुराना मुतालबा आ रहा है। लीव इनकैशमेंट होता है कि कम से कम 12 तनख्वाहें जो कि उनकी छुट्टियों और बीमारी और दूसरे मसाइल में जब वो ये होते वो ज़ब्त की गई होती हैं, वो लीव इनकैशमेंट के मौके पर हुकूमत ने वादा किया कि वो हम आपको देंगे, वो भी नहीं दी गई। उस पर काफ़ी वो सरापा एहतजाज हैं। अभी वो दोबारा एहतजाज करने का प्लान बना रहे हैं। कौन सा तबका आप बताएं कि सिवाय अशराफिया के, पार्लियामेंटेरियंस के, कौन सा आम तबका है जिसको रिलीफ मिला और वो खुश हो रहा है? मतलब उनकी जो वो तनख्वाह निकलवाते थे, कैश निकलवाते थे ATM और चेक के थ्रू, उस पर भी टैक्स लगा दिया। तो अभी मेरी मतलब सुबह बात हुई है अपना उनसे, अपना राणा इकबाल नून साहब के जो चेयरमैन हैं एप्का के फाउंडर्स में से, उन्होंने ये सारा कहा कि हम तो एहतजाज में जा रहे हैं, हमें तो कोई रिलीफ नहीं, बल्कि जो वादे किए गए थे एग्रीमेंट हमारे एहतजाज के दौरान के बजट में आपको ये मिलेगा। अब अच्छा इवन के फिर 7% का है कि हम इजाफा कर रहे हैं वफाक ने। जब वो पंजाब के पास गेम आई है, पंजाब ने कहा जी हम 5% कह रहे हैं। आप बताएं 5% इजाफे से क्या बनेगा? महंगाई की शरह आप देखें कि 40-45% बढ़ी है। महंगाई की शरह इतनी बड़ी है और इजाफा 5%। वो बंदा कैसे हुकूमती अदाद-ओ-शुमार तो कह रहे हैं जी कि हमने महंगाई के ऊपर काबू पा लिया है, तो वो रिपोर्टें कौन बनाता है? अदाद-ओ-शुमार चाचा भतीजी का बस वो एक गोरख धंधा है अदाद-ओ-शुमार का। इनके बस वो बैठे हैं अकाउंटेंट, उन्होंने ये शो करना है कि वो साड़ी सराय किए जाते हैं कहाँ चिट्टा है, वो कहाँ चिट्टा शो कर रहे हैं ना। तो ये मजाक थी भी कौम नाल, खिते नाल। और सरायकी वसेब क्योंकि ज़्यादा पसमानदा है, उनकी तो कमर त्रुट पैंदी है ना। हमारा किसान बेचारा तो वैसे पिसा पड़ा 3 साल से। पहले 1 साल चलो ज़ाया होता था, 1 साल में रिलीफ मिल जाता, पिछले 3 साल से वो खसारे में जा रहे हैं। उसके पास अब आगे काश्त करने की सकत नहीं है। अच्छा साहब, आप जो हैं सरकार सरायकी जो पार्टियां हैं उनके एक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, तर्जमान के तौर पर भी सामने आते हैं और प्रेजेंट करते हैं सरकारी सरायकी जो जमातें हैं। हमारा 7 जमातों का अलायंस है। अच्छा, इस वक्त मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जनूबी पंजाब में ये सरायकी बेल्ट है, मेरे सामने सरायकी वसेब आक्सो तो मैं खुशी थी। इधर जी स्टेटस क्या है सरायकी वसेब में? सरायकी जमातों का इस वक्त स्टेटस क्या है? और कोई एक ऐसी एक बात मुझे बता दें जिसके ऊपर तमाम जमातें मुत्तफिक हों। जी इस वक्त पहले वाज़े कर दूं कि 2 जमातें हैं रजिस्टर्ड। एक बानी सरायकिस्तान ताय लंगा साहब की पाकिस्तान सरायकी पार्टी, जिसको अब उनकी बेटी नुखबा ताय लंगा साहब लीड कर रही हैं। हमारी परसों भी उनसे मीटिंग हुई कि हम एक मुश्तरका लाएअमल भी बना रहे हैं इंशाल्लाह अपने हकूक़ की बाजियाबी के लिए। बाकी हमारी भी क़यादत ताय लंगा साहब है, उनकी भी क़यादत। तंजीमी तौर पे सिर्फ 2 स्ट्रक्चर हैं, बाकी सब हमारा सेम है। बाकी उसके अलावा तंजीमें हैं अदबी, सकाफ़ती, सियासी अगर हैं तो वो भी जुज़वी तौर पे अपना काम कर रही हैं। कोई भी बाकायदा रजिस्टर्ड जमात नहीं है। इनएक्टिव आप कहते हैं कि 2 जमातें हैं। अब्दुल मजीद कांजू साहब की एक जमात रजिस्टर्ड थी माजी में, लेकिन वो अब बहुत ज़ईफ़ और अलील हो चुके हैं, वो भी रजिस्टर्ड नहीं रही। उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया इलेक्शन कमीशन ने। लास्ट इलेक्शन में वो शामिल नहीं हुई। अभी 2 जमातें हैं सही। बाकी तंजीमें अभी हमारा जो एक सरायकिस्तान ग्रैंड अलाइंस के हवाले से इत्तेहाद हुआ था माजी में, उसमें 7 जमातों ने आपके इस बंदा नाचीज़ पे सदारत की ज़िम्मेदारी दी गई और 7 जमातें हमारे साथ शामिल हुई। उसमें 7 तंजीमें, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त सोजल दरतिवा, सरायकी एक्शन कमेटी, सरायकी आम आदमी पार्टी और इस तरह मुख्तलिफ और तंजीमें भी हैं अदबी सकाफ़त। तो ये अलाइंस अभी भी मौजूद है और अपनी हम उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। साथ अभी सरायकी पार्टी जो मदर पार्टी है ताय लंगा साहब के हवाले से, उनका भी हमारा कंसेंसस डेवलप हो गया। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम अपने हकूक़ की बाजियाबी के लिए एक मुश्तरका लाएअमल के साथ अपनी एहतजाजी तहरीक। और वो 1 लाइनर मुतालबा क्या होगा? सूबा सरायकिस्तान का क़याम, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, हमारे वसाइल पे हमारा अख्तियार। अच्छा, ये एक और मैं बड़ी आम चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल आप बात करते हैं सरायकी वसेब के हवाले से, सरायकी सूबे के हवाले से, इसका नाम का क्या मसला है भाई? अगर कोई नाम इसका बदल दिया जाए तो इसके ऊपर तमाम सरायकी पार्टियां कोई हो रही मुत्तफिक होंगी या सिर्फ एक ही नाम सरायकिस्तान? नाम का मसला यही है भाई कि हमारा एक सीधा साधा फार्मूला है। लॉजिकली हम कहते हैं कि जी जो पाकिस्तान के पहले सूबों के नाम हैं जिस बुनियाद पे हैं, क्या वो सकाफ़ती बुनियाद पर हैं
या किसी और इंतज़ामी बुनियाद पर है? क्या सिंध सकाफ़ती बुनियाद पर नहीं है? क्या बलूचिस्तान बलोची सकाफ़ती बुनियाद पर नहीं है? बलोची कौमी सकाफ़ती बुनियाद नहीं है? पंजाबी नहीं, एक सूबा नहीं था। बलूचिस्तान भी 1970 में बना है, पहले ये फाटा का एरिया था, मुख्तलिफ कबाइल थे, जरकून, बुगटी। 1970 में बलूचिस्तान, वो कहते हैं जी पुरानी बात हो गई, नया पख्तूनख्वा, पख्तून सकाफ़त व कौमियत शनाख्त। हम कहते हैं उसी फार्मूले के तहत जब हम कहते हैं सराइकी सूबा दो या सराइकिस्तान सूबा दो, तो हमें क्यों बुरा भला कहा जाता है या गलत क्यों सोचा जाता है? कोई अब सूबा ऐसा है जिसको शुमाली सिंध कह लें, जनूबी बलूचिस्तान कह लें, या नहीं है ना? तो फिर हमारा सूबा ऐसा क्यों हो जिसमें हमारी शनाख्त को ज़ब्त किया जाए? अभी राना महमूद साहब यहाँ के बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, पंजाबी स्पीकिंग हैं, वो कहते हैं कि जी हमें सराइकी सूबा कबूल है, हमें सराइकी सूबा ठीक है, हम इस धरती जाते हैं, हमें तो इस सराइकी वसेब ने इज़्ज़त दी है, MNA MP सेनेटर बनाया, तो हम क्यों ना इसकी शनाख्त की बात करें? हमें ये सराइकी प्रोविंस सराइकी सूबा कबूल है और हम सराइकी सूबे के साथ खड़े हैं। अब हमारे साथ उन्होंने गुज़िश्ता साल इस्लामाबाद में पिम्स हॉल में जो सेनेट का है मुतलका हॉल है, उसमें उन्होंने कॉन्फ्रेंस की और सारी पार्लियामेंटेरियंस को बुला के कंसेंसस डेवलप किया कि सराइकी सूबा होना चाहिए। अच्छा, नाम के हवाले से आप ये कहते हैं कि ये कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये तकसीम के लिए उलझाया गया। देखें जी, नाम का इशू, पहली बात तो हम लॉजिकली एक बात कहते हैं जैसे बाकी सूबों के नाम है वैसे हमारा नाम दे, हम कोई नए नाम तो इस तरह की नई बात तो कर नहीं रहे। दूसरी बात, जब ये बिल गया उस वक्त तो जनूबी पंजाब के नाम से गया, फिर क्यों रुकावट डाली गई है? सराइकी के नाम से तो नहीं गया ना, हालांकि हमारा मुतालबा भी यही है और हमारा मुतालबा भी यही है और बिल आखिर हमने यही नाम ही लेना है। तो लेकिन जब बिल गया वो तो सूबा जनूबी पंजाब का गया, लेकिन उसमें भी रुकावटें डाली गई हैं। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ना हो, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम ना हो, तमाम अख्तियारात सेंट्रलाइज हो के हमारी मुट्ठी में रहें, जैसे कि ये मतलब है कि हमारे रायवेंट सरकार शरीफ बरदरान वो चाहते हैं कि ये पूरा पाकिस्तान हमारी जागीर है और हम इसके बेताज बादशाह हैं। तो वो तख्त लाहौर पे जो बैठे हुए वारसान हैं वो समझते हैं कि हमने बाकियों को मतलब है कि कतरा कतरा एक खुराक का दे के मरने से बचाना है और सारे वसाइल खुद अपने पास रखने हैं जमा करके। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं वो नहीं बनने देते? अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कहीं पर जो इस खित्ते के लोग रहे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं कोताही है? उन्होंने आवाज़ उठाने में बड़ी देर की और काफ़ी देर तक इस चीज़ को बर्दाश्त करते रहे, और क्योंकि ये खित्ता जो है वो अमन पसंद है और मोहब्बत से सियासी नुमाइंदों की बात कर जी बिल्कुल उस हद तक खलूस की मैं समझता हूँ कि कमी रही है जिस हद तक होना चाहिए था। जिस तरह उन्होंने अपने दीगर मामलात या आइनी तरमीम में देखेंगे किस तरह गठ जोड़ करके अपनी तमाम आइनी तरमीम को उन्होंने चंद दिनों में उन्होंने कितनी तरमीम पास करवाई, तकरीबन मेरे ख्याल में 52 तरमीम पास करवाई गई, जिसमें हर वो तरमीम भी शामिल थी जिसको आवाम ने सोचा भी नहीं था कि ये भी पास होगी। तो अगर वो अपने मफादात के लिए गठ जोड़ कर सकते हैं तो हमारे 6-7 करोड़ आवाम की खातिर भी तो कर सकते थे। लिहाजा खलूस की कमी रही है और उस हद तक जाके उस नहज पे जाकर नहीं सोचा गया। मुस्लिम लीग नून वाज़े हमारी मुखालिफ है, दुश्मन है। मेरे अपने ऊपर बगावत के 3 मुकदमात रहे, मैंने ख़ुद ये हमारे पे क्रैक डाउन हुआ, हमारे सेक्रेटरीट पे क्रैक डाउन हुआ, जो भी PTI के साथ हो रहा है ये हम सब फेस करें। लेकिन वो कहते हैं ना कि मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे रहे थे महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। अब आप किस सियासी जमात के इत्तेहादी हैं इस वक्त? हमने लास्ट इलेक्शन में सपोर्ट किया था पीपल्स पार्टी को, क्योंकि PTI से तो हमारे पास आया कोई नहीं। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब के ब्याह पे हुआ था 100 दिन के वादे पे, लेकिन गिलानी साहब आए और तरीन साहब ने अप्रोच किया। तरीन साहब को वही हमें डाउट था जो वही हुआ कि ये तो फिर मिलेंगे नहीं, इनका पता नहीं। लेकिन हमने किसी न किसी जमात की हिमायत तो करनी थी ना, क्योंकि पूरे खित्ते में तो हमारे कैंडिडेट नहीं। तो फिर हमने उनको ये कहा कि जिन हलकों में हमारे कैंडिडेट हैं उनके अलावा हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। उनके बेटों को किया, गिलान साहब ने भी वादा किया, ऐलान किया कि मैं आपका सफ़ीर बनूंगा, और वही अभी तक वादे को हम देख रहे हैं। अच्छा राना साहब, अब मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ज़ात के हवाले से मैं आपसे सवाल करूँगा, और एक बड़े मुख्तसर से सवाल है जो आपका एक सेशन है जो हमने आपके लिए रखा है। ये बताएं, राना फराज नून सियासत में क्यों आए? सियासत में आने, मैं तो समझता हूँ कि ये तहरीकी जिद्दोजहद जो है ये उस तरह की सियासत नहीं है।
लेकिन अगर आप उसको भी सियासत कहते हैं तो उस पर मुझे एतराज़ भी नहीं होगा। देखें, कुछ लोग सियासत में आते हैं पैसे के लिए, कुछ आते हैं ताकत के लिए। हम आए हैं सियासत में अल्लाह की रज़ा हासिल कर दें और अपने वसेब के लिए कुछ कर जाएं। हमारा मकसद है कि जो हमारे बुज़ुर्गों का एक प्रोफाइल था कि उन्होंने हमेशा देरादारी, इंसान दोस्ती, हमारा आज भी बुज़ुर्गों का वो जो लंगर का सिलसिला था वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, तो हम उस में इजाफ़ा कर जाएँ, उस सिलसिले में इजाफ़ा कर दें और अपने लिए और इस ख़ित्ते के लिए कोई खैर का बाइस बन जाए। सब कोई भी सियासी जमात हो या कोई भी छोटा सा इलेक्शन हो, चाहे वो आप किसी नायब नाजिम का कह दें या कौंसलर का कह दें, तो उसके लिए बड़े फ़ंड दरकार होते हैं। आपने तो एक सियासी जमात बना ली, उसको लेकर चल रहे हैं, वो एक्टिविटी भी करती हुई दिखाई देती है। हमें देखा कि सोशल कॉन्फ्रेंस भी आपने करवाई, बड़ा एक क्राउड था, लोग जल से जुलूस भी करते हैं, एहतजाज भी करते हैं। सराइकी पार्टी का फंडिंग कहाँ से आती है? ये सवाल तो बड़े अरसे से हमसे होता रहा है, लेकिन बड़े इदारों ने भी ये सवाल उठाया, लेकिन बाद में उनको सब छानबीन के बाद पता चल गया कि फ़ंडिंग कहाँ से आती है। हमें या सऊदी अरब या कोई दुबई की सरकार तो नहीं देते, तो इंडिया से हम ले नहीं सकते, वो तो हमारा वैसे दुश्मन है, उस पर तो हम लानत भेजते हैं उनके। तो हमने कई दफ़ा अभी भी ये जब मामला हुए तो मोदी के सबसे ज़्यादा पुतले हमने नज़र आतिश किए। तो बेसिक हमारे कुछ दोस्त हैं जो माशाल्लाह अपना अल्लाह ताला ने उनको जज्बा दिया, वो भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो लीड कर रहा होता है ज़ाहिर है उसको ज़्यादा बेड़ा उठाना पड़ता है, उसको ज़्यादा अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक अपनी जंग, अपना तन मन धन, ताज लगा साहब कहते थे तहरीक का झंडा वो उठाए या आगे जो आए लीडिंग रोल पे, तो वो ये सोच के आए कि उसको तन मन धन तीन चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। 2024 8 फरवरी का इलेक्शन, कितना खर्चा आया इलेक्शन में? मैं तो हमारा पार्टी का फ़ैसला यही था कि आपने नहीं लड़ना, क्योंकि इलेक्शन ये टेम्पर्ड हैं सारे। तो हमारे मुख्तलिफ़ कैंडिडेट इलेक्शन में लड़े। आप अगर 15 कैंडिडेट हैं तो आप मिनिमम भी 10 लाख फ़ी कैंडिडेट रख लें, तो 1.5 करोड़ रुपए तकरीबन। अच्छा, आप मुसलसल बात कर रहे हैं कि इस खित्ते का मुतालबा है सराइकी सूबा, अलग सूबा, और इसको सपोर्ट भी किया जाता है। क्या वजह हुई कि आपके 15 कैंडिडेट जो लड़े वो कोई खातिर खां वोट नहीं हासिल कर सके? देखिए, उसकी बेशतर वजूहत है। एक तो ये इलेक्शन टेम्पर्ड थे, पहले से आपको पता है सब चीज़ें डिसाइड थी। जिन्होंने वोट, जिनका बहुत बड़ा वोट था समझे पीटीआई का, तो वो भी कैप्चर कर लिया गया। जिन बेचारों का पहले ही कमज़ोर था जमात इस्लामी की तरह, तो वो बेचारा और कमज़ोर हो गया। तो अगर 1 लाख वोट में से वो 30-40 हज़ार का घपला करेंगे, तो हमारे अगर 10-20 हज़ार भी हों तो वो कितने रह जाएंगे। तो अदर आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन के ऊपर, और आप भी कहते हैं कि हमारा वोट चोरी हुआ है। डेफिनेटली जी, कमज़ोर बंदे के तो हक ज़्यादा मारा जाता है ना, तो वो वोट तो सब पे, वो डाका तो सब पे डाला गया ना। लिहाजा दूसरी बात ये भी है कि हमारा वोट जो है वो फैला हुआ है, किसी एक हल्के की हमारी सियासत नहीं है। हमारा राजनपुर रुझान से हल्का शुरू होता है, डेरा इस्माइल खां से होता है, रहीम यार खां से होता हुआ साहिवाल तक, तो इस पूरे खित्ते में हमारा वोट फैला हुआ है। अब हमारा हल्का कोई एक होता तो हम एक हल्के के वोट की बात करते ना। हाँ, अलबत्ता आप हमारा वोट काउंट किया करें एज अ होल, रीजन के हवाले से। एज अ होल हमने भाई, हमारे सारे कैंडिडेट ने 1 लाख वोट लिया है, 90,000 लिया है, ये इस तरह हमारी बात है। अदरवाइज़ अगर एक हल्के की सियासत करनी है तो मैं एक हल्के में अगर आके बैठ जाऊँ और अपना इंतखाबी हल्का बना के सारी तहरीक को छोड़ के उस पर फोकस कर दूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने निकम्मे हम भी नहीं हैं, पहली दूसरी दफ़ा में इलेक्शन जीत ही जाएंगे। अच्छा राना साहब, एक और बड़ा आम वन लाइनर मुख्तसर से ये सवाल आते हैं, ये जो सूबा है सराइकी सूबा, जनूबी पंजाब सूबा, कब तक बन जाएगा? इंशाअल्लाह हमारी तो ख्वाहिश है, और अगले साल या इस साल का जो सूरज गरूब होने से पहले 2025 का हम सराइकी सूबे के क़याम का सूरज तलू होते हुए देखें, आपकी नस्लों की खुशहाली और तरक्की देखें, यूथ की जो आज हक मारा जा रहा है उसको हम। कहीं से आपको यकीन दहानी भी हुई है सूबे के हवाले से?
देखिए, अल्लाह ताला की ज़ात पे हमें यकीन है, वहीं से यकीन दानी है कि मेहनत का फल कभी रायगा नहीं जाता। बाकी हुक्मरान तो कभी इस नारे को अपने मफाद के लिए उठा लेते हैं, कभी सुला देते हैं और कभी इससे आंखें चुरा लेते हैं, कभी इसको सर पे बिठा के ताज बना लेते हैं। तो ये अप डाउन्स तो आते रहते हैं, लेकिन हमारी यकीन दहानी उस ज़ात पे है जो कहती है कि मैं किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। अच्छा, आज की पॉडकास्ट में आप मुसलसल जो है 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। क्या आप ये समझते हैं कि ये जो मौजूदा जो सेटअप है पीपल्स पार्टी की और नून लीग का जो कोलिशन है गवर्नमेंट कर रहा है इस वक्त, ये तमाम लोग अवाम के वोटों से आए हैं? ये तो बड़ा आपने मजाक वाला सवाल किया। तो बच्चे बच्चे को पता है कि इन्होंने सियासी डाका मारा है, अपना डकैती करके आए हैं, चोरी। अभी ये तो नवाज़ शरीफ के सामने भी वो स्टूडेंट बच्ची ने कहा है कि आप हराम की कुर्सी पे बैठे हैं, पता नहीं अब आप चला सकेंगे या नहीं चला सकेंगे। लेकिन ये तो वाज़ेह है, हमारे अपने हल्के में मेरा अपना छोटा भाई कज़न मेरा हम नाम है फराज नून, हम उसके सपोर्टर थे क्योंकि वो भी हमेशा हमारी उनके बड़े भी वो भी सराकी सूबा कॉज़ की भरपूर हिमायत करते रहे हैं और हमसे पहले उन्होंने इसकी आवाज़ को उठाया। तो उस हवाले से हमारी सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ने रिश्तेदारी के हवाले से नहीं, एक नज़रियाती हवाले से भी उनकी हिमायत की और उसको कामयाब कराया, उनकी सपोर्ट की। तो जब वो 18,000 की लीड से जीता अब्दुर्रहमान कांजू साहब एक वफाकी वज़ीर को हरा कर, तो उसके बाद उसका ज़हनी दिवालियापन देखें कि वो उसने फ़ोन बंद कर दिए, गुस्से में लोगों से हाइपर होता रहा और दिन रात इसी काम पे लग गया कि ये सीट में कैसे खींचूं। लेकिन पाकिस्तान में माइट इज़ राइट है, हुकूमत क्योंकि उनके पास थी। हलफ उठाने गया तो आगे उन्होंने इधर से डबल बैंक बहावलपुर ने ऐलान कर दिया कि फराज नून इज़ एमएन है। तो वो उस बेचारे को बड़ी शर्मिंदगी हुई, वो उसको गैलरी में बैठना पड़ा। उसके बाद फिर 8 महीने हमारा छोटा भाई हमारा कज़न फराज नून क्योंकि मेरा हम नाम है वो एमएनए रहा है। उसके बाद अब फिर उन्होंने सीट खींच ली और बड़ी डिठाई से मिनिस्ट्री भी ले ली है। अब फिर हम अदालत में हैं, तो इंशाल्लाह अगर कोई फिर खुददार जज आ गया। ये मैं एक और चीज़ आपसे बोल रहा हूँ, 8 फरवरी के इलेक्शन के वाले साहब ने बात की है। 8 फरवरी के इलेक्शन का किसने जीता था, असल हकदार कौन है मौजूदा हुकूमत? ज़ाहिर है पीटीआई ने, असल तो मैंडेट पीटीआई को मिला है, चाहे पीटीआई को मिला या आज़ाद को मिला है। देखिए उनके पास बेशक निशान नहीं था, लेकिन पीछे तो दर हकीकत तो वैसे हमारा कैंडिडेट भी डॉल्फिन के निशान पे था, लेकिन पीछे तो उसके बल्ला नज़र आ रहा था ना जिसको खींचा गया। जब बल्ला छीन लिया उन्होंने कहा उत्ते सही अल्लाह तल्ले बल्ला है, लेकिन बल्ला निशान नहीं था। लोगों ने ढूंढ ढूंढ के जो है ना लोगों को निशान दिया और वो लोग जो मुस्लिम लीग नून के कैंपों में बैठे रहे हैं उनकी ट्रांसपोर्ट यूज़ की है, उधर से पर्ची कटवाई है, वोट जो है जाके उन्होंने डॉल्फिन को दिया है, यानी कि पीटीआई के कैंडिडेट को दिया। तो बात ये है कि अगर अब ये बात मेरे से अभी जो मुलाकात हुई शाह महमूद कुरैशी साहब ने पूछी कि अभी वसेब में क्या सिनेरियो हम जो सेक्रीफाई कर रहे हैं, मैं किसी तरह सेक्रीफिकेशन ज़ाया नहीं गई। अगर आज इलेक्शन थी वने 80% फेयर थी वने तो 90-95% वोट पीटीआई को मिल सी। तो वो बड़े इंगाल शाह महमूद कुरैशी ने एक अस्पताल में जेल में बैठकर आपसे सर्वे करवा लिया और न्यूट्रल सर्वे, क्योंकि मैं तो पीटीआई का वर्कर नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने अपनी बेटी वो मेहरबानो बीबी बैठी थी, उनको कहा कि देखें कि ये न्यूट्रल सर्वे है क्योंकि ये इज़ अ नॉट मेंबर ऑफ पीटीआई। तो बात ये है कि ये हकीकत है कि इस वक्त जो सियासी डकैती मारी गई है ये मुल्क, वो ख़ुद मैं समझता हूँ कैसे पता नहीं उनका ज़मीर उनको इजाज़त देता है। 2-3 लोग ही उनमें से ऐसे खुदार थे, राना सनाउल्लाह, साजा साद रफ़ीक, जिन्होंने कहा कि हम सीट्स नहीं लेते, हम ऐसी सीट लेने पे लानत भेजते हैं। लेकिन बाकियों का ज़मीर का मैं समझता हूँ कि अल्लाह ही हाफिज़ है जो इस वक्त डिठाई के साथ बैठी हैं। साहब, मरियम नवाज़ दावा करती हैं कि वो पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं और मरियम नवाज़ की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे आप, कितने % मुतमईन? पहली खतून वज़ीर आला को तो डिनाई नहीं कर सकते, वो खतून भी हैं, पहली वज़ीर आला भी हैं, लेकिन कारकर्दगी उनकी टिकटॉक के हवाले से माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी टिकटॉकर हैं। तो अभी हमारे कुछ दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा हम गए वहाँ 2-3 घंटे, उन्होंने कहा जी वेट करें। MPs थे तो वज़ीर आला साहब मसरूफ़ हैं। तो बाद में जब आप कहते हैं हम अंदर गए तो वो उनकी मसरूफियत देखी, बहुत ज़्यादा टिकटॉक देख रही थी। तो ये बस मामला, बाकी 10 कामों में से कोई एक आध अच्छा भी हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि 100/100 बुरे हैं उनके, लेकिन
लेकिन हम उस वक्त उनकी कारकर्दगी को अप्रिशिएट करेंगे, खुश होंगे, जब वो सराइकी वसेब के 7 करोड़ आवाम का सोचेंगे, किसान का सोचेंगे, मजदूर का सोचेंगे, आम आदमी के रिलीफ का सोचेंगे। उसमें मैं 10 मिसालें दे चुका हूँ कि पेट्रोल पंप अभी गिराया गया, उससे महंगाई का एक नई लहर आएगी। बजट के फ़ौरन बाद सोलर का जो बिजली का जो तूफ़ान आया था, बिजली पे जो आपने देखा कि अरबों की करप्शन भी साबित हुई, नाजायज़ बिलिंग भी साबित, ओवर बिलिंग भी साबित हुई, उसके बाद रिलीफ क्या दिया गया, सोलर को भाई हम वो ला रहे हैं और फ्री कर रहे हैं और सस्ता कर रहे हैं और टैक्स फ्री कर रहे हैं, उस पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया। तमाम चीज़ें ये साबित करती हैं कि इनके अवामी मसाइल इनका इशू नहीं है, इनका अपनी सियासत चमकाना इशू है। पर जितने एक काम अगर ये कोई करते हैं, अभी वो पूरा तो नहीं हुआ, तो उसका सिर्फ ऐलान होता है और अरबों करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात टीवी चैनल्स और अखबार में मीट आवाम के खून पसीने से चलते हैं। राणा साहब तो अपने इश्तिहारात अपने पैसों से देना। राणा साहब फिर वही सवाल में थोड़ा सा मिला जुला सवाल है, लेकिन सवाल बड़ा अहम है। बतौर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी बेहतर थी या मरियम नवाज बेहतर है? उस्मान बुज़दार तो साथी वज़ीर आला था ना, हम तो उसको वज़ीर आला ही नहीं मानते। आप तो अपने सराइकी वसेब के वज़ीर आला को जो सराइकी था उसे वज़ीर आला नहीं मानते? देखिए मेरिट की बात करें ना, वो तो बुशरा बीबी के इस्तिखारे में आ गया उनका नाम, तो वो हादसाती तौर पे वज़ीर आला बन गया। उनका तो पहले ऐसा कोई तजर्बा ही नहीं था। उनको जो काम कहा जाता था वो कहते मैं तो नया हूँ, मुझे तजर्बा नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर वो अपने सिर्फ फोर्ट मंटरू को ही मरी के, वो कहते थे मरी बनाऊँगा, फोर्ट मंटरू बनी मरी तो क्या, वो तो मैं कहता हूँ कि कोई उसकी आखिरी गलियात के मुकाबले में भी नहीं बना सके। एक वो ऐसा कोई पार्क भी वहाँ नहीं बना सका उस्मान बुज़दार जिसमें जहाँ बंदा अपनी फैमिली को ले जाए। तो अब देखेंगे इतना हमारे एक मतलब है कि कुदरती तौर पे इतना सेहत अफजा ठंडा मकाम है, लेकिन वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं जहाँ आप जाके तफरी कर सकें। तो वो कंपेयर वो कर रहे थे कि मैं मरी बनाऊँगा, आपने अल्लाह ताला ने चांस दिया और आप उसी ज़िले के हैं, डीजी खां के उसी ज़िले में आता है फोर्ट मंटरू, तो उसकी मैं समझता हूँ कि और कारकर्दगी के पे हम क्या सवालिया नहीं। आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरे आप सराइकी वसेब के लोगों को भी जानते हैं, हर ज़िले में भी जाते हैं। उस्मान बुज़दार आजकल किधर हैं? उस्मान बुज़दार आजकल बाबा वो खलाई मखलूक का चहीता है और वो आज़ाद है बिल्कुल हर तरह से। उन्होंने पहली साफ में ही उन्होंने सरेंडर करके उन्होंने हाथ जोड़ दिए, पाँव जोड़ दिए, कहा जी मैं मेरी कोई ताल्लुक कोई नहीं भी, मैं ऐसे ही बिल्कुल हाथ खड़े कर, पीटीआई को मैं जानता ही कोई नहीं। खरबों के मफादात लेने वाला। देखिए फिर हम कहते हैं कि चलें शाह महमूद कुरैशी साहब से हमारे भी गिले शिकवे रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने सराइकी वसेब, लोग कहते थे जी कि इनका तो बुज़ुर्गों का भी प्रोफाइल और रहा है और इनका भी प्रोफाइल और है, ये जेल क्या काटेंगे। तो मैंने फिर कुरैशी साहब को कहा, मैं कुरैशी साहब तुसा सारे अपने बुजुर्गों की अगली पिछली सारी गलतियाँ कोताहियाँ धो छोड़िए, तुसा सुरखरू कीता। और हकीकत भी यह गाल है कि कुरैशी साहब उम्मीद को ना, इमरान खान की भी उम्मीद को नहीं आदन जी एक हफ्ता नहीं करना ही ना, इन्होंने ये इशूज़ हैं, मसाइल हैं, फिजिकल इशूज़ हैं, तो इमें कुरैशी साहब आते हैं बड़े नफीस हैं, इन्होंने तो कोई तजर्बा को नहीं आज तक जेल कटन। लेकिन कुरैशी साहब भी जेल कट के सराइकी वजह से कि सराइकी वसेब के लोग वफादार हैं, जैसे नाल खड़े हैं आखिरी वक्त तक। अच्छा सब लास्ट वन मेरा यही वन लाइनर सवाल है आपसे, मौजूदा जो हुकूमत है ये अपनी म्याद पूरी कर पाएगी? मुश्किल है जी, जो हालात जा रहे हैं अभी आप देखें कि कौन सा तबका खुश है, कौन सा रिलीफ है। कोई ऐसा काम नहीं है कि जिस पे आप कहें इकॉनमी को जो बता रहे हैं कि जी हमने इतने % उसको हाई कर दिया, इतना ये कर दिया, अदाद व शुमार का गोरख धंधा है। आप देखेंगे कोई भी ऐसा अच्छा बड़ा काम नहीं। अभी जो इमरान खान की जो अच्छी कुछ पॉलिसीज़ थी उनको भी बल्कि इन्होंने ख़त्म किया। सेहत कार्ड का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएट था इमरान खान का, तो उसको भी इन्होंने ख़त्म किया हुआ है। अभी पहले हर बंदा उससे मिडिल क्लास गरीब आदमी भी फ़ायदा उठाता था, तो मुझे नहीं लगता पूरा करेगी। लेकिन जबरी तौर पे करवाने वाले जो हैं, जो मुख्तदर हल्के हैं, जिनके पास ताकत है, वो जबरी तौर पे करवाएंगे तो करवा लेंगे। अच्छा, सराइकी वसेब के लोगों ने सराइकी में बड़ा कुछ लिखा है, इस वसेब के हवाले से कुछ आप सुनाना चाहेंगे? सराइकी में हमारे जो देखने वाले हैं उन्हें पता चल सके कि यहाँ के मसाइल क्या हैं और क्या किन अल्फाज के साथ उन्हें बयान करते सराइकी में। जी बहुत सारा कलाम है अपना, सारे शाकिर का भी बहुत बड़ा इनकलाबी कलाम, बड़ा जो दिल के आपके करीब हो वो कुछ सुनाए हमें। मैं अक्सर जरा अपना
पढ़दा होना अपने स्टेज ते पढ़दा होना जेड़ा मेरे दिल की आवाज़ है और जिस माशरे के करब को बयान करेंदा है कि जुल्म बेरहम नगरी डसा कहंदा है, कौन इन्हां गरीबों ते घोली अंधारी खड़े, इस कौम सादी मुरादी को बर्बाद कर, उत्तू दे रात घती कहारी खड़े, जालिमा जालिमा जुल्म लागू ना कर, जेकर तेरा जुल्म इवें लागू रिया, सारी धाई दा अर्शो जवाब आवेसी, एक कौम जागी अगर दू कदम टुर पई, एक कौम जागी अगर दू कदम टुर पई, इनकलाब आवेसी, इनकलाब आवेसी। राणा फराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपके साथ पॉडकास्ट करके बड़ा ही अच्छा लगा, और जिस तरह से आप सराइकी वसेब को प्रेजेंट कर रहे हैं और इसके मामलात को लेकर चल रहे हैं, उम्मीद ये की जा सकती है जी नाज़रीन के मुतालबा भी है इस रीजन का, यहाँ पे चाहे सराइकी बस्ती हो, चाहे उर्दू स्पीकिंग हो, चाहे महाजर हो, सबका मुतालबा यही है कि सराइकी सूबा बनाया जाए और अलग सूबा बनाया जाए। इसके ऊपर तमाम जो लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे दिखाई देते हैं, और इसी चीज़ को लेकर कौम प्रेस जो जमातें हैं वो बड़ी जद्दोजहद भी करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अगली किसी पॉडकास्ट में जो हाजिर होंगे और इसी तरह का कोई अहम मौजू जो है वो आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।